गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट करेंगे। आपको सिलेबस तो पता हुआ है SOL का, जो सेकंड सेमेस्टर का है। तो उसका जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो आज हम सेकंड उसमें 8 सेशन है, तो हम सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें हम करेंगे आज फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की विशेषताएं। तो पहले फिर अगर संविधान की विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना, कहाँ है, तो ये सब चीज़ हमें समझना होगा। तो फर्स्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए होता है, ठीक है। मतलब उसमें हमारा सारा देश की जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह, पूरा जो देश कैसे चलता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोलता है। एक तरह से वो एक डॉक्यूमेंट है जिससे देश चलता है। तो उसका हम बेसिक फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम सब देखेंगे, ठीक है। तो उसमें हम आज हमारी जो आउटलाइंस हैं उसमें हम इंट्रोडक्शन, क्या संविधान क्या है, उसके बाद इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो उसमें आउटलाइंस है हमारा सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स एक तो कठोर और लचीला संविधान है। और नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया एज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, मतलब इंडिया एक हमारा प्रभुसत्ता, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणराज्य ये है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे दो सिस्टम हैं, जैसे पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। तो यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और इंडिया में पार्लियामेंट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे लोग जो इलेक्शंस होते हैं उसमें एक तरह से बड़े संस्थान में इम्पोर्टेंस होता है। जैसे वहाँ पे जनता का होता है मेन पार्टिसिपेशन। बट अगर यूएस में हम देखेंगे तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वहाँ पे एक आदमी को चुनते हैं, मतलब एक कैंडिडेट को देखते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उसको हम चुनते हैं। बट यहाँ हमारी जनता की पावर होती है। देन उसके बाद हमारा सिंगल सिटीजनशिप है यहाँ, सिंगल सिटीजनशिप। देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये हमारे आउटलाइन से जो आज हम पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, then balancing parliamentary supremacy with judicial review, then conclusion। तो हम इंट्रोडक्शन में हम जाएंगे कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मुझे सेंड कर दीजिए। अभी आप अच्छे से सुनो। The Constitution of India was outlined by a constitutional assembly. This assembly was an indirectly chosen body. It had laid down certain ideals to be included in the constitution. These ideals included commitment to democracy, guarantee to all the people of India, justice, equality and freedom. It had also proclaimed that India will be a democratic republic. ठीक है। Then उसका passed by the Constitutional Assembly of 26 November 1949. It came into effect on 26 January 1950. आपको पता ही होगा संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। The date 26 January was chosen to commemorate the Declaration of Independence of 1930. Since its inauguration of 26 January 1950, the Constitution India has been efficient guiding the path of development of India. मतलब कि ये हमारा संविधान जो है भारत का, वो एक भारत के विकास के लिए हुआ। उसके बाद हमारा जो ओरिजिनलिटी जो आर्टिकल्स थे संविधान में, 395 आर्टिकल्स थे एंड 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स, मतलब 395 अनुच्छेद। उसके बाद ये डिवाइड 22 पार्ट्स में हो रहा था, मतलब 22 भाग हैं और 8 शेड्यूल्स, ठीक है, जिसको हम एक तरह से 8 शेड्यूल्स हैं। अब ये बढ़ के अभी हमारा जैसे 395 का, क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद इसमें शामिल हो गए, तो उसके बाद अभी इसकी जो संख्या है वो 448, और जो शेड्यूल्स हैं वो 12 हो गया। और तो द वेरियस अमेंडमेंट्स हुए, क्योंकि अभी 101 है, क्योंकि GST अमेंडमेंट हुआ था लास्ट। देन
लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है वो एक तरह से संसार का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि ये जो संविधान बना था, जो इसमें शामिल थे बड़े बड़े लोग, डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर, ये सारे, इन्होंने सारे देशों का एक संविधान का अध्ययन किया और जो चीज़ अच्छा लगा उसमें से एक एक आर्टिकल्स लिए। तो हमारा जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, the Constitution of India is said to be the longest written constitution in the world. ये हमारे संसार का सबसे बड़ा संविधान है। और देन सेपरेट प्रोविजन फॉर स्टेट्स एंड सेंटर देयर इंटर रिलेशनशिप, और ये सेपरेट मतलब हमारा जो संविधान है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सेंटर भी है और स्टेट भी है, दोनों का एक ही संविधान है, बट दोनों को राइट्स अलग अलग हैं, बट मेन जो पावर लास्ट में होती है वो सेंटर के पास होती है। तो एक तरह से हमारा संविधान पूरे इंडिया का एक ही है, उसमें सारे स्टेट्स भी शामिल हैं। द borrowed provision for several sources and several other constitutions of the world, ठीक है, बहुत सारे अदर वर्ल्ड मतलब संसार में जितने भी कुछ कुछ जो देश हैं, जो चीज़ अच्छी लगी वो वहाँ से लिया। उसके बाद हमारा जो प्रोविजंस, एक कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन, चिल्ड्रन, बैकवर्ड रीजन, इनको सेपरेट प्रोविजंस दिया है, ठीक है। एक संविधान में मतलब सबको राइट्स दिए हैं, विमेन को, चिल्ड्रंस को, बैकवर्ड रीजन्स को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनको। उसके बाद हमारे इसमें राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। देन उसके बाद डायरेक्ट प्रिंसिपल्स भी हैं। ये सब हमारे संविधान को बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारा संविधान है वो बहुत रिजिड है, उसमें आसानी से उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको कोई भी संशोधन करना होता है तो एक बिल होता है, जो आप एक बिल होगा, विधेयक होगा, वो राज्यसभा में जाता है, फिर लोकसभा में जाता है, लोकसभा के बाद फिर प्रेसिडेंट का उस पर साइन होता है। अगर प्रेसिडेंट ओके कर देते हैं, उसके बाद वो उसका सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी मतलब वो चेक करेगा कि ये जो बिल बन रहा है ये संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो पास नहीं होता है। तो हमारा एक तरह से बहुत रिजिड है, बड़ी मुश्किल से होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हो सकते हैं। जैसे अगर पहले के जो बहुत सारे इनमें ऐड हुए हैं, तो अगर हमें ज़रूरत है, अभी जो सोसाइटी है जैसे जनरल है, उनमें भी अगर जो बहुत ज़्यादा उनके पास बहुत गरीब है, उनके लिए रिजर्वेशन दिया है 10%, क्योंकि अब ये फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि जो लोग जिनको ज़रूरतमंद हैं वो अभी भी संविधान में अनुच्छेद ऐड हो सकते हैं। उनके लिए बिल पास करना होता है, राज्यसभा, लोकसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तब भी उसके बाद हमारा जो जुडिशरी है वो चेक करता है सुप्रीम कोर्ट को, वो है कि ये संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो मेन, इसलिए बोलते हैं सुप्रीमेसी, जुडिशरी हमारे बहुत सुप्रीमेसी है, क्योंकि यहाँ ये संविधान की रक्षा करती है। नेक्स्ट, इंडिया एज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। इंडिया इज गवर्न बाई इट्स पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो हमारा एक तरह से भारत का जो संविधान वो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे जनता के लिए, यहाँ पे जनता के द्वारा शासन होता है। मतलब यहाँ लोग ही चुनते हैं अपना नेता, और क्योंकि यहाँ पे जनता की चलती है, मतलब यहाँ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 18 साल के बाद हम फ्री हो जाते हैं, वोट देने का अधिकार हो जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देन उसके बाद इंडिया एज अ सॉवरेन मीन्स इट्स मैनेज इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स फ्रीली विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। सॉवरेन मीन्स जो इंडिया है अपने अंदर के आंतरिक मामले और बाहर के मामले दोनों खुद ही सॉल्व कर लेता है, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब अदर किसी का विदाउट इंटरवेंशन, मतलब कि उसमें कोई भी देश का इंटरवेंशन नहीं होता है। However, it continues to be a member of Commonwealth of Nations with the British monarch its head. The term socialist added by the 42 Amendment in 1976. जो हमारा सोशलिस्ट है ये पहले ऐड नहीं था, क्योंकि उस टाइम जो हमारा संविधान बन रहा था उसमें कोई समाजवादी, मार्क्सवादी ऐसे विचारक ही नहीं थे।
ठीक है, जो हमारे जो संविधान में अपने विचार दे सके, अपने व्यू दे सके, ऐसे इसलिए समाजवाद और मार्क्सवाद थे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद कुछ थे, एक बीडी त्रिपाठी और एक और है बीडी त्रिपाठी और एक और, हाँ, तो उन दोनों ने अपने व्यू दिए थे, बट उनको डिक्लाइन कर दिया था, क्योंकि उन्होंने हाँ, उन्होंने उनका माना नहीं था, तो उसके बाद सोशलिस्ट को ध्यान, इसके बाद इसलिए अमेंडमेंट हुआ, 42 अमेंडमेंट हुआ था, मतलब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब वहाँ से एक तरह से उसमें ऐड हुआ था सोशलिस्ट, मतलब सामाजिक, ठीक है, तो सारे समाज को मतलब ध्यान में रखने का, तो सोशलिस्ट गोज थ्रू डेमोक्रेटिक एवोल्यूशनरी एंड नॉन वायलेंट मीन्स। तो हाउएवर इंडिया फॉलोज द मिक्स्ड मॉडल ऑफ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो अब उसके टाइम से जो इंडिया जो फॉलो कर रहा है मॉडल, वो सामाजिक और पूंजीवादी इकोनॉमी है। By secular means it recognizes all religions equally without having any state religion which is part of the basic structure. By republic means head of the state, जो हमारा रिपब्लिक है उसमें हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति होता है, और इलेक्टेड वन एंड नॉट द मोनार्क, और वो एक इलेक्टेड होता है। देन उसके बाद हमारा जो संविधान है, उसमें फीचर्स है संविधान का, उसमें है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसद है, ठीक है, यहाँ राज्यसभा लोकसभा, मतलब यहाँ जनता का पावर है, कोई भी हमारा बिल जाएगा तो राज्यसभा में जाता है, लोकसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तो एक तरह से यहाँ जनता की पावर है। तो थियोरेटिकली पार्लियामेंट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो पार्लियामेंट है वो पूरा कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि मंत्रियों को, हेंस इट्स कॉल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम। Here, executive is responsible to the legislature and remain in power as long as it's enjoy the confidence of the legislature. The President of India, who remains in office for 5 years, is a nominal tutor or constitutional head. जो president है वो एक तरह से constitutional head होता है। देन उसके बाद ये 5 years के लिए होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव एंड हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, हेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, हु इज कलेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, लोकसभा का भी होता है। देन सिंगल सिटीजनशिप, हमारा जैसे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, क्योंकि अगर हम राजस्थान के हो या हरियाणा के हो या उड़ीसा बिहार, बट हम कहलाएंगे क्या, ओनली भारतीय नागरिक, ठीक है। बट यूएस में क्या है, अगर वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है, क्योंकि आप अमेरिका के भी नागरिक होते हो, और जैसे वहाँ का कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क, उनके भी नागरिक होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के भी आप नागरिक होते हो, और अमेरिका के भी, तो इसलिए वहाँ डबल सिटीजनशिप है। इंडिया में सिंगल सिटीजन, क्योंकि यहाँ पे आप चाहे कोई भी स्टेट्स के हो, 29 स्टेट्स में किसी से भी बिलोंग करते हो, बट आप पूरा भारतीय नागरिक ही कहलाओगे। तो सिंगल सिटीजनशिप हो गया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस political equality in India through the method of universal adult franchise, which function on the basis of one person, one vote. Every Indian who is 18 years of age or above is entitled to vote in the election, irrespective of caste, sex, race, religion or status. हमारे जो इंडिया में 18 साल के बाद कोई भी वोट दे सकता है, एक इंसान का एक वोट होता है, ठीक है, वन पर्सन वन वोट उनकी पावर होती है। और इसमें ये नहीं कि आप कौन सा कास्ट से बिलोंग करते हो, कौन सा सेक्स, कौन सा रेस या रिलीजन, आपको बराबर वोट देने का अधिकार है। तो ये हमारा एक तरह से लीगल अधिकार है, इसको आप फंडामेंटल राइट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप जेल में हैं या ऐसे, तो आप वोट देने का राइट, आप वोट नहीं दे सकते, ठीक है, तो इसको आप फंडामेंटल राइट्स नहीं बोलेंगे, ये हमारा एक तरह से लीगल राइट्स है, ठीक है। Independent and integrated judicial system. The judiciary system is kept free from the influence of the executive and the legislature. As an integrated system, India has a Supreme Court as the apex court, below which high courts come to the high courts in turns supervise the lower courts. एक तरह से हमारा जो इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो मेन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेते हैं,
ठीक है। बट अगर आपको अगर कोई भी केस होता है तो आप छोटे नॉर्मल लोअर कोर्ट्स होते हैं, फिर हाई कोर्ट्स, फिर सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजंस के लिए। देन उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब फंडामेंटल राइट्स आपको पता होगा हमारे कितने हैं, 7 थे, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी हट गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज मीन्स अपना अपना बहुत लेने लगे, तो गरीब लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं प्रॉपर्टीज, तो इस वजह से राइट टू प्रॉपर्टी हटा। अभी हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो एज यू नो 6 राइट टू मतलब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संबंधी अधिकार, ठीक है। उसके बाद हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारे ये 6 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपको हमारा एक बेसिक फीचर है, मतलब एक हमारी बेसिक विशेषता है संविधान की, ठीक है। तो ये आपको देखना है। संपत्ति का अधिकार हट चुका है। उसके बाद जैसे हमारे अधिकार हैं, जो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है। उसके बाद हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अधिकार हैं हमें, ठीक है। ये हमें एक तरह से हमारे फंडामेंटल जन्मजात अधिकार है, जब हम पैदा होते हैं तब ये हमारे अधिकार हमें मिल जाते हैं, ठीक है, हमें कोई छीन नहीं सकता है इनसे। तो उसके साथ साथ हमारा ड्यूटीज भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज का है कि अगर हमें अधिकार भी मिले हैं तो उनका पालन करने का हमें ड्यूटीज भी है। जैसे कि अगर हमें अधिकार है अगर हमें अधिकार है कि शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार तो हमारा ड्यूटी क्या है, हम क्लासरूम साफ रखें, ठीक है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, मतलब एक तरह से जो हमारी ड्यूटीज, जैसे क्लासरूम्स को गंदा ना करें, अच्छे से एक शांति बनाए रखें अच्छे से, तो एक तरह से हमारी ड्यूटीज़ है। या जैसे अगर आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप बीच रोड में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको आप बोल सकते हो कि हमारा अधिकार है, हमें तो घूमने फिरने का अधिकार है और हम आराम से रोड पे खुलेआम बीच में चल सकते हैं। ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप चलोगे, ठीक है, तो आपको गाड़ी से टक्कर लग सकती है। अगर ठीक है, तो आपको पुलिस भी आपको जेल में डाल सकती है, क्योंकि आप एक तरह से आप ड्यूटीज़ नहीं निभा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपकी कर्तव्य है कि आप फुटपाथ पे चलो, बीच रोड में नहीं। आपकी कुछ, क्योंकि ये आपकी कुछ वो हैं कुछ एक तरह से रूल और रेगुलेशंस के हिसाब से चलना होता है। तो ड्यूटीज़ में क्या है, आपको रूल और रेगुलेशंस फॉलो करना होता है। अगर आप नहीं करोगे तो उसके बाद आप जेल भी जा सकते हो, आपको सज़ा हो सकती है। इस वजह से आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब है कि आपकी जो राइट्स हैं तो ड्यूटीज़ भी होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद है हमारा डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये है हमारे डीपीएसपी, जिसको हम नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं। इसमें हमारे एक तरह से हाँ कुछ जो डीपीएसपी है वो ये एक तरह से हमारे हाँ, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें हमारे राइट्स ये हैं कि स्वतंत्रता, समानता, जो आपको मैंने अभी बताया 6 हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें आपका जो लास्ट वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसमें आप जैसे अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये संविधान की आत्मा है, ठीक है। तो वो जो हमारा जो राइट्स है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो हमारा एक तरह से आत्मा है, ठीक है, संविधान का। तो उसमें आप, अगर आपको किसी ने बंदी बना लिया हो, ठीक है, तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हो। और अगर जैसे पुलिस ने आपको पकड़ के लेके गई है, ठीक है, तो अगर आप पुलिस वाला अगर वो दोषी निकला तो उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए उसको वो 24 घंटे में वो देना होता है प्रूफ। अगर नहीं हुआ तो वो आपका मतलब कोर्ट आपकी रक्षा कर सकता है, ठीक है। तो एक तरह से आप अपील कर सकते हो। बट हमारा जो डीपीएसपी है वो हम उसमें कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें एक तरह से ये हमारा एक ये
ये एक हमारा उसमें न्याय में मतलब उसमें हम कोर्ट में जा सकते हैं, इसमें कोर्ट में नहीं जा सकते. सो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट आर सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस व्हिच आर एक्सप्रेसिवली डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है. द DPSP आर द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय स्टेट्स. ये हमारे राज्यों ने दिया है. जो DPSP है वो राज्य है. और ठीक है. सो रिगार्डिंग गवर्नेंस एंड आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो हम संविधान, वो तो न्याय योग्य है और ये न्याय योग्य नहीं है DPSP, मतलब इसको नीति निर्देशक सिद्धांत. ठीक है. और द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड बाय 42 सेकंड अमेंडमेंट आर मॉरल कंसाइंस व्हिच आउट टू बी फॉलोड बाय द सिटीजन्स. और 42वां संविधान संशोधन हुआ था. ठीक है. जैसे 42वां संविधान 1976 में हुआ था. एक तो उसमें क्या हुआ था, समाजवाद, सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ था. ठीक है. और क्या हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज भी एडेड बाय 42 अमेंडमेंट. ठीक है. 42वें संशोधन में, क्योंकि उस टाइम फंडामेंटल राइट्स तो हो गए थे बट फंडामेंटल ड्यूटीज, लोग अधिकार तो चाहिए बट कर्तव्य नहीं निभा रहे थे. इस वजह से एक अमेंडमेंट हुआ, फिर उसके बाद आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हुई. ठीक है. देन अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी. जो हमारा संविधान है उसका जो फीचर, विशेषताएं एक तरह से संघात्मक है. फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, संघात्मक है और उसमें केंद्र मजबूत है. तो इंडिया इज अ इनडिस्ट्रिक्टिबल union with districtable states means it acquires a unitary character during the time of emergency. Hence, some experts say it as a quasi-federal in nature. So, हमारा जो एक तरह से संघात्मक है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों की पावर है. बट अगर इमरजेंसी की टाइम, तो आपके केंद्र, सारी जो पावर्स होती हैं वो केंद्र के पास आती हैं. क्योंकि संघात्मक, फेडरेशन मतलब संघात्मक, और संघात्मक का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन. ठीक है. क्योंकि हमारा जो इंडिया में जो हमारा संघात्मक है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या है कि उसमें शक्तियों का विभाजन हो रखा है. केंद्र के पास अलग शक्तियां हैं, राज्य के पास अलग हैं. उसके बाद अन्य शक्तियाँ जो हमारी पंचायती राज हो गया, म्यूनसिपलिटीज़, नगर पालिका वगैरह, उनके पास अलग शक्तियाँ हैं. क्योंकि केंद्र अपनी पॉलिसीज़ अलग बनाता है, राज्य अलग बनाता है, और पंचायती, उनको भी अलग से पावर है. ठीक है. उनको भी जैसे सरपंच गांव में चुनते हैं, उनको भी अलग अलग पावर्स होती हैं, उनकी शक्तियाँ होती हैं. वो अपने विकास के लिए, वो एक तरह से जैसे देश का प्रधानमंत्री होता है तो एक गाँव का सरपंच मुखिया होता है. तो यही सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रखा है. ठीक है. तो संघात्मक है बट सबको अलग अलग पावर है. बट इमरजेंसी के टाइम, जैसे कोई देश में संकट हो गया, कोई इमरजेंसी पावर लगी है, तो वो सारा फिर आपकी गांव और जो राज्य, जितनी भी राज्य सरकार, उनकी पावर खत्म हो जाती है और सारा पावर किसके पास आ जाता है, सेंटर के पास. तो सारा पावर, इसलिए हम फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, संघात्मक है. ठीक है. बट नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बट एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, मतलब एक तरह से केंद्र के पास स्ट्रॉन्ग, केंद्र के पास इमरजेंसी के टाइम सारी पावर्स आ जाती हैं. Then balancing parliamentary supremacy with judicial review. Balancing parliamentary, ठीक है, supremacy with judicial review. अब हमारा जो मैं आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगी. और कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए. ठीक है. और बाद में जब क्वेश्चन आंसर का टाइम होगा तो आप पूछ लेना कोई भी डाउट्स. एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अ prominent feature of our constitution. The harmonization which our constitution has effected between parliamentary sovereignty and a written constitution with a provision for judicial review is an important achievement of the frameworks of our constitution. जो हमारा जैसे जो पावर है जुडिशियल रिव्यू, वो है कि अगर कोई भी हमारा पार्लियामेंट में बिल पास होता है, ठीक है, अगर राज्यसभा में गया, लोकसभा में गया, उसके बाद हमारा सुप्रीमेसी विद जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि एक सर्वोच्च है हमारी न्यायपालिका, जो उसको अधिकार है जुडिशियल रिव्यू करने का. मतलब कि जुडिशियल रिव्यू मतलब पुनर्निर्माण, पुनर्विचार. ठीक है. फिर से देखना, इसका मतलब ये होता है फिर से देखना. अगर कोई भी बिल पास होता है, ठीक है, तो उसको चेक कर सकते हैं हमारा जो जुडिशरी है,
उसमें आपको उनको ये इतना अधिकार है, इसलिए हमारा संविधान अभी तक बना हुआ, क्योंकि अभी तक इतना कहने को तो अभी थोड़ा भ्रष्ट हो रहा है, बट फिर भी जज अभी तक ऐसा ज़्यादा केसेस नहीं है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम एकदम भ्रष्ट हो चुका है। आप नहीं कह सकते, एकदम से नहीं कह सकते। तो अभी तक हमारा संविधान बचा हुआ है, ठीक है। तो उनको अगर कोई भी बिल पास होता है, जैसे राज्यसभा में, ठीक है, जाएगा, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जब साइन करते हैं, तो जब वो फाइनल होता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जाता है, कि जो वो जुडिशरी में जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, फिर वो जुडिशियल रिव्यू करते हैं, मतलब फिर से देखना, पुनर्निर्माण, फिर से मतलब विचार करते हैं। और क्या विचार करते हैं कि ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो रद्द हो जाता है, और अगर है तो बिल फिर फाइनल हो जाता है, क्योंकि उसमें संविधान की कोई भी संविधान से बाहर तो नहीं है ये, मतलब संविधान के अंदर जो जितने भी हमारे संविधान में बातें हैं उनके अकॉर्डिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है, अगर उनका हनन करता है तो वो बिल फेल हो सकता है, फेल हो जाता है। कंक्लूजन इसमें है कि ऑल दीज फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is a constitution suitable to the Indian environment. The constitution assists India to organize and operate government and administration is an effective way both in times of peace and war. The basic structure of constitution and its more fundamental features are preamble. ठीक है, सबसे जो मोस्ट फंडामेंटल फीचर्स है वो प्रिम्बल है, भारत की जो प्रस्तावना, वो संविधान बोलते हैं कि एक तरह से संविधान का प्रीफेस है, मतलब कि जो एक तरह से हमारा जो संविधान है 448 इसमें आर्टिकल्स हैं, ठीक है, तो 22 भाग और 12 सूचियां हैं उसमें, तो उनका जो पूरा हमारा जो डॉक्यूमेंट है एक तरह से जो लिखित दस्तावेज, संविधान जो हमारा लिखित दस्तावेज है, रिटन डॉक्यूमेंट है, तो उसका हम अगर हम क्रक्स पढ़ेंगे, ठीक है, या उसकी एक तरह से इंट्रोडक्शन है, तो वो क्या है, प्रिम्बल है, प्रस्तावना है, ठीक है। और जो मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के यही हैं फीचर्स, एक तो फंडामेंटल राइट्स हो गया, देन सारे मोस्ट हैं 11 12 जो मैंने आपको बताए, बट मेन अगर देखा जाए तो प्रिम्बल, ठीक है, देन उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, देन उसके बाद डायरेक्ट प्रिंसिपल्स। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप कर सकते हो। हाँ, अभी हमने जो भारत का संविधान की विशेषताएं पढ़ी है, उसमें हमने कैसे भारत का संविधान है वो लचीला है, कठोर है, रिटर्न मतलब लिखित संविधान है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे बाई कैमरिकल है, जैसे कि राज्यसभा लोकसभा में पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय जो सिस्टम है, व्यवस्था है। उसके बाद हमारा जुडिशरी सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियल सिस्टम, मतलब कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो एक तरह से सर्वोच्च है, ये हमने पढ़ा। फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, ड्यूटीज़, ठीक है। उसके बाद हमारा जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब नीति निर्देशक के सिद्धांत। तो हमने ये 10-12 पॉइंट्स जो देखे हैं। अब इसके अगर आपका क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान की विशेषताएं बताइए, तो आपको डायरेक्ट विशेषताएं तो नहीं लिखनी है, थोड़ा भारत के संविधान के बारे में भी बताना है। तो उसमें आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन भी लिखना है, जो मैंने अभी आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था, बट अब डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर रेज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं उसमें डायरेक्ट, और आप मैं पूछूंगी तो आप डायरेक्ट लाइव में भी आप पूछ सकते हैं। सो हम थोड़ा सा और जानकारी लेंगे भारत के संविधान के बारे में। ये आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को ही ये पारित हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था संविधान। और ये आपको पता है कि ये एक तरह से लिखित दस्तावेज है जो हमारा है, क्योंकि संविधान बहुत सारी जो कंट्री हैं, हेलो, हमारी जो बहुत सारी कंट्रीज है उसमें संविधान अलिखित भी है, मतलब कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लाइक ब्रिटेन, जैसे हमारा जो ये इंग्लैंड है, यूके, वो एक तरह से अलिखित संविधान है वहाँ पे, ठीक है। बट हमारा जो भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है, तो एक तरह से हमारा लिखित संविधान है, ठीक है। उसके बाद ये 1950 को लागू हुआ। ये हमें छोटी छोटी बातें, कब बना, कितने दिन में बना, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो ये 26 और इसके जो हमारा जो संविधान दिवस है वो 26 जनवरी 1950, मतलब 1950 में जो लागू हुआ, उसको जो हम उसका दिन मनाते हैं वो 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस, मतलब रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है।
भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित मतलब लॉन्ग एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और ये संविधान सभा ये कब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से 1946 में चुनाव हुए थे। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी 1946 को हुई थी, ठीक है। संविधान सभा में ही संविधान के बारे में सोचा था। इसके तत्काल बाद दो देश भारत और पाकिस्तान में बट गया, क्योंकि जब उस टाइम 1940 आपको पता है 7 में जब हमारा 46 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था, ठीक है, आज़ाद हो गए थे 1947 में। तो 1946 में इसकी संविधान सभा की बैठक हुई थी और उस टाइम दो हिस्सों में देश बट गया, उसके बाद भारत और पाकिस्तान, ठीक है। भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा दो देशों में बट गई, मतलब दो हिस्सों में बट गई। मतलब उसमें भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। जो संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो सदस्य थे वो कितने थे, 299 थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। संविधान सभा ने 1949 को अपना पूरा काम कर लिया। जो 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर हमें ये छोटा सा इंट्रोडक्शन देना होगा, अगर हमें क्वेश्चन आता है तो हमारे भारतीय संविधान को 2 वर्ष, ठीक है, 11 महीने और 18 दिन बनने समय लगा था। और वही जो मैंने आपको पहले बताया था अभी पॉइंट्स में कि भारतीय संविधान में स्टार्टिंग में 442 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे, तो अभी 448 हो गए, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जैसे अनुच्छेद आपके होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, संशोधन होते हैं, तो आपकी आर्टिकलों की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारा जो संविधान है कैसा है, लिखित, लचीला, कठोर। मतलब लचीला मतलब उसमें आपके संशोधन हो सकते हैं, ऐड भी हो सकते हैं आर्टिकल। तो आपको 12 अनुसूचियां, ठीक है, और 25 भागों में विभाजित है। जो हमारे पहले स्टार्टिंग में 22 भागों में था, उसमें 395 थे जो रियल हैं, वो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अब उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, 448, और उसके बाद 24 वो हो गए भाग हो गए, और अनुसूचियां 12 हो गई, पहले 8 थी रियल में, ठीक है। तो ये संशोधन के हिसाब से होता है। और ये भी आपको मैंने अभी डिक्लेयर किया कि संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब कि राज्यसभा लोकसभा, जिसकी संरचना कुछ अपवादों में अतिरिक्त संघीय है, जो एक तरह से संघात्मक है, ठीक है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। जो मेन एग्जीक्यूटिव जो उसका हेड है वो कौन है, राष्ट्रपति। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, ठीक है, जिन्हें राज्यों की परिषद, राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74(1) में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषदों में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। अब कोई भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो वो सारी एक तरह से इंडिया में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की पावर होती है, ठीक है। और अमेरिका में राष्ट्रपति की होती है, जो राष्ट्रपति का है वो फाइनल है। तो अमेरिका में एक तरह से राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्ति होती है उसके पास, ठीक है। तो उसकी जो मेन पावर होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद कहा जाता है। हर स्टेट में, हर राज्य में एक विधानसभा है, बट जो एक तरह से 6 स्टेट हैं जिसमें एक तरह से वो है विधान परिषद है। वैसे इसकी जरूरत नहीं, बट अगर जरूरत पड़ जाए तो काउंसिल इसको बोलते हैं, जैसे विधानमंडल और काउंसिल ऑफ द स्टेट एक तरह से, तो वो
6 उसमें है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, हर हर उसमें राज्यपाल होता है और वो राज्य का प्रमुख होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट होता है, तो ऐसे एक तरह से राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल एक स्टेट का पावरफुल होता है, ठीक है, मतलब एक तरह से उसका प्रमुख होता है मेन। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है, ठीक है। राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां संसद में विहित हैं। केंद्रीय प्रशासित भूभागों का संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। और ये जो हमारी 22 भागों में विभाजित हैं और 395 जो अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं, वो आप एक तरह से इसके लिए आपको और स्टडी, मतलब उसमें अगर डिटेल में जाना होगा आपको संविधान के बारे में, तो आप एक संविधान का बेयर एक्ट बोलते हैं उसको, बेयर एक्ट खरीद लीजिए आप, ठीक है। बेयर एक्ट में, हाँ बेयर एक्ट, हाँ। तो संविधान की जो मेन विशेषताएं हैं आपको मैंने बताई है। फर्स्ट हमारा जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एक हमारा लिखित दस्तावेज है, ठीक है। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत उसमें है। संसदीय एक तरह से व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है, बट वो एक उसको अर्ध संघ बोलते हैं, क्योंकि संघात्मक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, जिसमें केंद्र राज्य और अन्य के पास शक्तियां होती हैं, बट इमरजेंसी के टाइम के मेन स्टेट सेंटर मजबूत होता है तो केंद्र के पास आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, सर्वोच्चता न्यायपालिका, वो हमें डिटेल से हमें पढ़ी अभी हमने। तो उसमें हमारा है कि कोई भी अगर अमेंडमेंट पास होता है, बिल पास अमेंडमेंट होता है और बिल पास होता है, तो उसमें हमारा एक तरह से जुडिशरी चेक करती है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है। ये हो गया, ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं। और बेयर एक्ट आप ले लेना, बेयर एक्ट सबसे बेस्ट है। अगर उसके लिए संविधान के जितने भी अनुच्छेद उसमें आप स्टडी करोगे तो बेयर एक्ट, BAREACT, बेयर एक्ट, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और आपका जो भारतीय संविधान की मेन आपको मैंने बताई प्रिमल, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, इसको थोड़ा सा आपको वो करना है। और हमारा 42 सेकेंड अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसमें एक समाजवादी शब्द जुड़ा था, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता सबसे ऊपर है। और भारतीय संविधान की कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो ये संघ राज्यों के परस्पर समझौते से नहीं बना है, मतलब कि इसमें मेन सेंटर की पावर है, ठीक है, और शक्तियाँ दी हुई हैं स्टेट्स को। अगर अभी हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, भारत का जो संविधान का इतिहास क्या है, ठीक है। अभी हमारा स्टार्टिंग हुआ था भारत का संविधान के बारे में जो क्या क्या विशेषता हैं वो हमने पढ़ी थी, ठीक है। 10-12 जो विशेषताएं हैं, उसके बाद हमने थोड़ा सा उनको डिस्क्राइब किया था, डिटेल में थोड़ा जाना था कि उसका अभी स्क्रीनशॉट का इसमें जा नहीं रहा है, मैंने आपको सेंड किया है, मैंने स्लाइड प्रेजेंटेशन में मेरे हैं, तो उसमें आपका जो मैंने दिया है उसमें इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो उसमें एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है और सब पॉइंट्स को जो है वो मैंने डिस्क्राइब किया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक तरह से संविधान क्या होता है ना, तो संविधान वही होता है, लिखित संविधान होता है जो जिसके देश की एक तरह से राजनीति, उसका एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर ढांचा उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है, और वो पूरा उससे देश चलता है, संविधान से एक तरह से देश चलता है, ठीक है। तो उसी का उसी में सारी हमारी जो राजनीति की जितनी भी कितनी क्या क्या शक्तियाँ, पावर, स्टेट जो भी है, वो हम सारा अध्ययन उसमें करते हैं। तो किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था की वे बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है, ठीक है। ये राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों का स्थापना करता है।
आपको पता होगा न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका मतलब एक तरह से इसके अंदर संसद, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, और प्रेसिडेंट, ये विधायिका के अंदर है। देन उसके बाद हमारा कार्यपालिका, उसमें है मंत्री परिषद, ठीक है। उसके बाद मंत्री परिषद और हमारे जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, ये जो पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी जो बनाते हैं, ठीक है, नीतियाँ बनाते हैं। और न्यायपालिका जिसके अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर्स न्यायालय, ठीक है, जो छोटे। और उसके बाद अदर्स न्यायालय में क्या होगा, छोटे छोटे जो कोर्ट्स, कचहरी, वो सब होते हैं, वो है। तो ये हमारा हो गया न्यायपालिका। उसके बाद हम ये शक्तियों की व्याख्या करता है, क्योंकि एक तरह से ये हमारी डेमोक्रेसी की पावर है। मतलब हमारे जो लोकतंत्र की जो अंग है, जिसको हम बोलते हैं लोकतंत्र का जो खंबा, तीन खंबे, ठीक है। बट मीडिया चौथा अपने आप को पिलर मानता है, फोर्थ पिलर मीडिया है, ठीक है। वो कहता है कि फोर्थ पिलर में हो, बट फोर्थ पिलर नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल जो मीडिया है वो आपने देखा होगा, क्योंकि मीडिया में क्या है, वो भी एक तरह से जो जो सरकार होता है उसकी भाषा बोलता है। तो मीडिया को हम फोर्थ पिलर नहीं कह सकते। हाँ, फोर्थ पिलर है, बट आज का जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर के रूप में रोल नहीं कर रहा है, ठीक है, वो वायस। तो एक तरह से हमारा फोर्थ पिलर हम नहीं मान सकते, ठीक है। बट मीडिया अपने आप को मानता है कि मैं फोर्थ पिलर हूँ, ठीक है, क्योंकि मीडिया का वैसे बहुत बड़ा रोल होता है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में, मतलब एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से सारी चीज़ें सच्चाई बताओ। एक तरह से आम जनता को मीडिया ही तो लेके आएगा। अगर पार्लियामेंट में कोई बहस चल रही है या कोई बिल पास हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो हम आम आदमी तो देख नहीं सकते वहाँ जाके ना। तो मीडिया ही सब कुछ बताता है आम लोगों को। इवन हर किसी को कि मीडिया, न्यूज़पेपर, इनके थ्रू आप कोई जानकारी जान सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से डेमोक्रेसी में बहुत रोल है, एक तरह से फोर्थ पिलर है। बट आज का मीडिया क्या है, फोर्थ पिलर नहीं है, क्योंकि आज का मीडिया अपनी अपनी, जिसको अब बिक चुका है, जिसको बोलते हैं कि मीडिया एक तरह से बिक चुका है, कि वो जो सरकार है उसकी भाषा बोलता है और उसको पैसे मिलते हैं। तो वही चीज़ है कि फोर्थ पिलर वो नहीं है। तो हमारा जो डेमोक्रेसी के थ्री पिलर्स हैं वो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका के अंदर जो हमने देखा, जो विधायिका हमारा जो है वाई केमिकल सिस्टम, मतलब राज्यसभा, लोकसभा और उसमें प्रेसिडेंट, ठीक है, पार्लियामेंट से जो बनता है हमारा संसद बनती है, वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। देन उसके बाद कार्यपालिका में जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे काउंसिल मिनिस्टर्स, फिर सीनियर आईएएस ऑफिसर जो पॉलिसीज बनाते हैं, उसमें वो सारे कार्यपालिका हैं। देन उसके बाद जुडिशरी, वो आपको मैंने अभी बताया कि उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर्स न्यायालय आते हैं। तो ये सब चीज़ें कि अगर हमारा जो न्यायपालिका है उसमें संसद है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया था कि कोई भी बिल जाएगा तो राज्यसभा, लोकसभा में जाएगा और प्रेसिडेंट साइन करेगा तो वो फाइनल होता है। और उसके बाद हमारा जो न्यायपालिका का काम है वो उसको पुनर्विचार, जुडिशियल रिव्यू का उसको एक तरह से पावर है, मतलब कि पुनर्विचार करना। उस बिल पे वो पुनर्विचार कर सकता है, उसका वो प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद, फाइनल होने के बाद भी वो कह सकता है एक तरह से कुछ सरकार को कि मैं इस पर पुनर्विचार करना चाहता हूँ, क्योंकि वो चेक करते हैं कि वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है। तो हम ये भी हमने देखा। उसके बाद हाँ, तो किसी भी देश के संविधान को एक तरह से कानून कहा जाता है, विधि, लॉ, ठीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग पूरी राज्य व्यवस्था चलती है, मूल सिद्धांतों पर निर्धारित करती है। मतलब कोई भी संविधान, जो जिस देश का संविधान होता है उस देश के हिसाब से वो कंट्री चलती है, ठीक है। जैसे कि अब अमेरिका का संविधान है तो उसके हिसाब से चलती है। अमेरिका में एक तरह से डबल सिटीजन्स है, ठीक है, डबल सिटीजनशिप है ना, वहाँ दोहरी नागरिकता। तो वहाँ पे राज्यों का संविधान भी अलग है और एक अमेरिका का संविधान अलग है। बट हमारा जो इंडिया में है वो एक ही संविधान है, सिंगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे जो जो संविधान जिस देश का है उसके अकॉर्डिंग वहाँ की राज्य व्यवस्था उनके सिद्धांत पर निर्धारित होती है। देन
और उसमें जनता शासित होती है, ठीक है। और ये राज्य की जो आपको मेन अंग बताए थे, जो पहला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, उसकी शक्तियों की व्याख्या करता है संविधान। और उसके बाद हम उसकी राज्य व्यवस्था मूल सिद्धांतों पर निर्धारित करती है। प्रत्येक संविधान उसके संस्थापक एवं निर्माताओं के आदर्श, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। प्रत्येक संविधान उनके आदर्शों, सपनों का और मूल्यों का दर्पण होता है। वे जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है। तो अब जैसे हमारे संविधान में जो आपको फंडामेंटल राइट्स मैंने बताए थे, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक मीन्स सभी धर्मों का सम्मान करना, ठीक है। अब इंडिया कितने सारे धर्म है, यहाँ कितनी जात, धर्म, वंश, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इसका सबका सम्मान करना, कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, सभी धर्मों का पालन हो। इंडिया में नास्तिक भी हो सकते हैं, आस्तिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जो धर्म मानते हैं उनकी एक तरह से रिस्पेक्ट भी करना, ठीक है। आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको धर्म मानने का अधिकार भी है और धर्म नहीं मानने का भी अधिकार है। आप नास्तिक भी हो सकते हो, क्योंकि ये भी आपका अधिकार है, ठीक है। इवन आप धर्म चेंज भी कर सकते हो, आप हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, ये सब। तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसमें आप ये आपको फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, जो जन्म से ही आपको प्राप्त हो जाता है। और ये भारत में नए गणराज्य के संविधान का शुभारंभ, जो आपको मैंने बताया था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। तो वही उसी दिन से हम 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे, संविधान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हमारा और जो हमारा संविधान है, ये सबसे ज़्यादा 1935 का जो एक्ट था, उसका एक तरह से एज इट इज़ रख दिया है। 1935 एक्ट, 1935 का जो अधिनियम था, वो संविधान में एज इट इज़ रख दिया है। उसके बाद हमने हर देश से, अलग अलग देशों से, लाइक जैसे मौलिक कर्तव्य, ठीक है, अब जैसे मौलिक अधिकार वो यूएस से लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से लिया, ठीक है। समवर्ती सूची, जिसको हम कंकरेंट लिस्ट, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया। और नीति निर्देशक सिद्धांत कनाडा से। तो अलग अलग हमने देशों से अलग अलग जो चीज़ हमारे देश के लिए अच्छा था या जनता के लिए अच्छा था, लोगों के लिए अच्छा था, वो हमने बहुत जो विद्वानों ने रिसर्च करके वो अपने संविधान के डॉक्यूमेंट में शामिल किया। और हमारा सबसे बड़ा कानून एक तरह से संविधान है, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट संविधान है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। देन उसके बाद इसका अर्थ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये तो आपको अभी समझ में आ गया होगा, क्योंकि आवश्यकता क्यों पड़ेगी। कोई भी एक तरह से देश का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको चलाने के लिए, या उसको एक देश की राज व्यवस्था को चलाने के लिए, तो एक संविधान की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आप अगर एक संविधान होगा तो आपको एक तरह से लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी दिखेगा, ठीक है, उसमें, क्योंकि उसमें सारी कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, सबको ध्यान में रखते हुए उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से एक देश चलता है। नहीं, अगर विदाउट संविधान कोई देश नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें आपका एक कंट्रोल होता है, एक राजतंत्र होता है, और उसमें एक उसमें जनता का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से जो संविधान होगा उसमें एक कानून, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। और आप एक देश संविधान के अकॉर्डिंग ही चलता है। और बोलते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संविधान मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों के घोषणा पत्र के रूप में व्यक्तियों तथा उनके राज्य के बीच संबंधों को स्पष्ट करने हेतु कुछ सिद्धांतों को अंगीकार करता है, ठीक है।
और संविधान उन नियमों का संग्रह कहा जाता है जिनके अनुसार शासन की शक्तियां और अधिकार तथा दोनों के बीच संबंध समायोजित हो। शासन की शक्तियां कानून द्वारा उसके माध्यम से गठित राजनीतिक समाज का ढांचा कहा जा सकता है, जिसमें कानून ने स्पष्ट कर्तव्यों तथा सुनिश्चित अधिकारों से युक्त स्थायी संस्थाओं की स्थापना की है। इस प्रकार जैसे कि वैधानिक उपकरण है, जैसे कि राज्य के नियम, शासन का उपकरण, देश का मौलिक कानून, राज्य व्यवस्था का आधारभूत विद्वान, राष्ट्र राज्य की आधारशिला आदि से जाना जाता है। गार्नर की दृष्टि से यह राज्य के अन्य सार्वजनिक कानून के अधिक अनिवार्य अंगों को समाहित करता है। केसी हेयर के अनुसार यह एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन मतलब मेन विद्वान है कि केसी हेयर, वो कहते हैं कि संविधान शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से राजनीतिक विषयों की साधारण चर्चा से कम दो अर्थों में किया जाता है। इसका प्रयोग देश में शासन की संपूर्ण व्यवस्था अर्थात उन नियमों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो शासन को स्थापित तथा विनियमित अथवा प्रभावित करते हैं। ठीक है, मतलब जो शासन को स्थापित और विनियमित करते हैं, और ये वैधानिक होते हैं। कानून के न्यायालय उन्हें मानते हैं तथा लागू करते हैं क्योंकि संविधान का सभी पालन करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा पढ़ेंगे भारतीय संविधान का। अभी हमने थोड़ा सा अर्थ और वो देखा। अभी हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का एक तरह से विकास कैसे हुआ। ठीक है, विकास, तो हर संविधान एक सजीव दस्तावेज होता है क्योंकि समय के साथ साथ उनका विकास होता रहता है। एक तरह से सजीव, ठीक है, क्योंकि समय के साथ साथ विकास होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जो आर्टिकल्स थे वो 398 थे, अभी है 448, क्योंकि बहुत सारे संविधान संशोधन हुए। ठीक है, और आर्टिकल्स ऐड होते गए। तो एक तरह से सजीव डॉक्यूमेंट दस्तावेज होता है जो कि टाइम के अनुसार समय के अनुसार चेंज होता रहता है। ठीक है, इसलिए हमारा देश का जो संविधान है वो कौन सा है, लचीला और कठोर। तो मतलब चेंज भी हो सकता है, लचीला है, और कठोर मतलब बड़ी मुश्किल से चेंज होता है। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमको कोई भी जैसे कि लचीला मीन्स आसानी से कोई बिल पास हो नहीं पाता, तो कठोर हो जाता है कि इतना आसान भी नहीं है, कठोर है। कठोर में मतलब राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, फिर उसके बाद संविधान राष्ट्रपति उसको देखते हैं, स्टैंप लगती है, उसके बाद वो फाइनल करते हैं कि ये ठीक है। उसके बाद भी वो फाइनल नहीं माना जाता क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि ये संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, तो एक तरह से कठोर हो गया, मतलब बड़ी मुश्किल से कोई भी बिल पास होना। और लचीला मतलब लचीला हो भी जाता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं हो सकता। तो ये एक तरह से सजीव दस्तावेज है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। नई परिस्थितियां, समय की आवश्यकताओं को देखते हुए उसके प्रावधानों में संशोधन होते रहते हैं। जैसे कि अभी जनरल को 10% रिजर्वेशन मिला, क्यों? उसमें बहुत सारे गरीब थे जिनके पास मूलभूत चीज़ें नहीं थी, तो इस वजह से उनको संविधान में 10% रिजर्वेशन दिया है। ठीक है, तो इस समय के अनुसार चेंज होता रहता है। धीरे धीरे वे इतना बदल जाता है कि यदि संविधान निर्माताओं को किसी चमत्कार तरीके से जीवित किया जाए तो कदाचित वे अपनी रचना को पहचान नहीं सकेंगे। जो हमारे जैसे कि पहले के लोग जो विद्वान थे, डॉक्टर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, ये सब जितने भी कमेटी में, ये इतने सारे जो आर्टिकल्स या जो हमारा डॉक्यूमेंट्स इन्होंने तैयार किया था संविधान का, तो अभी इतना चेंज हुआ है कि वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतना भी चेंज अगर वो जीवित होते तो। ठीक है, क्योंकि अभी एक कास्ट का ही आप देख लो, अगर उसमें था कि अगर आप 10 साल के बाद आपका रिजर्वेशन हट जाएगा, अगर ये सिस्टम छुआछूत और ये सब डिस्क्रिमिनेशन अगर हट जाता है और लोग सब लोग बराबरी पे आते हैं, तो 10 ईयर्स के बाद ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हट जाएगा। बट अभी तक 70 साल की आज़ादी के बाद भी अभी तक कोई देश में जो जनता है वो अभी तक एक तरह से
समानता स्वतंत्रता नहीं है यहाँ, लोग अभी भी कुछ के अधीन है। तो और कुछ अभी भी इतने ही गरीब है जितने थे, तो अभी तक इसलिए रिजर्वेशन नहीं आता है क्योंकि अभी जब तक देश में पूरा समानता स्वतंत्रता सबको भाईचारा ये सब नहीं हो जाए तब तक नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अभी पिछड़े हैं, बट अभी भी जो और अब अपर कास्ट जैसे कि जनरल वगैरह उनमें भी बहुत सारे लोग गरीब हैं, ठीक है, उनको भी चीज़ें नहीं है खाने पीने की, बहुत सारे को रहने का जो मूलभूत आवश्यकता है बेसिक चीज़ें नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने 10% रिजर्वेशन की उनका भी सरकार उनको मतलब लाभ दे सके, तो इस वजह से उनको भी रिजर्वेशन दिया है। तो एक तरह से रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है, रिजर्वेशन का मतलब है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, जिनको अधिकार ना हो तो उनके लिए रिजर्वेशन दिया है कि वो समाज में सबको समानता समान हो सके, सबको एक तरह से सबके समान बैठ सके, सबके समान पढ़ सके लिख सके, तो इसके लिए संविधान में रिजर्वेशन दिया है, ठीक है। और संवैधानिक संशोधन ये तो है कि इस सारे संशोधन से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो मैंने अभी बेयर एक्ट बताया था सबसे बेस्ट है, बेयर एक्ट आप पढ़ सकते हैं। बट अगर आप सबसे पहले हम संवैधानिक संशोधन का लेते हैं तो जिनमें मूल पार्ट में काफ़ी हद तक बदला है। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट संशोधन हुआ था, जिन्हें अनुसूचित जातीय व जनजातियों तथा अन्य पिछड़े दुर्बल वर्गों के कल्याण हेतु सुरक्षात्मक भेदभाव की व्यवस्था की। 1951 में सबसे पहले जो अमेंडमेंट हुआ था वो इसके लिए ST SC, ठीक है, और बैकवर्ड उनके लिए हुआ था, जो भेदभाव के लिए की व्यवस्था मतलब की उसमें, ठीक है, कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनसे न्याय के आधार पर उचित ठहराया गया। और 1956 में 7वें संशोधन में राज्यों का पुनर्गठन किया और 56 में राज्यों का पुनर्गठन किया। 1963 के 15वें संशोधन में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को 62 से 65 वर्ष तक किया। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु 60 से 62 वर्ष निश्चित की। पहले की जो रिटायरमेंट थे वो 60 में होते थे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 1956 का 1963 के जो 15वें संशोधन हुआ था उसमें न्यायाधीशों की जो जजेस हैं उनका 62 ईयर्स वो किया था, एज निश्चित किया, ठीक है। फिर 1971 के 26वें संशोधन ने पूर्व रियासतों के नरेश की वार्षिक पेंशन, जिसको प्राइवी पर्स बोलते हैं, तथा विशेषाधिकार समाप्त किए, ठीक है। पहले जो नरेश थे, रियासतें थी, उनको वो पेंशन वगैरह मिलती थी तो उनको ख़त्म किया। उसके बाद 1976 का जो 42वां संशोधन था, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद से परामर्श से काम करें, क्योंकि राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही काम करे, उसमें ये था। तो ये बहुत सारे संशोधन होते रहे हिस्ट्री में, जाके तो स्टार्टिंग 1951 से होता है और पूरा अभी तक 2000 लास्ट जो हमारा हुआ था 101वां जो है ये 10% रिजर्व हाथ तक खत्म होता है, तो इतने सारे संशोधन हो चुके हैं। फिर उसके बाद 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को साधारण अधिकार में परिणत कर दिया। पहले जो संपत्ति का अधिकार जो मैंने आपको बताए थे फंडामेंटल राइट्स, वो पहले 7 थे, बट उसको 1978 में उसको क्या कर दिया, साधारण कर दिया, मौलिक अधिकार से हटा दिया, क्योंकि लोग उस पर पूरा अपना अधिकार जमाने लगे प्रॉपर्टीज पे। तो गरीब लोग एकदम और गरीब होते जा रहे थे, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, अमीर लोग बहुत धनवान होते जा रहे थे, तो इसलिए वो फंडामेंटल राइट से हटा दिया राइट टू प्रॉपर्टी। तो हमारे अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये नॉर्मल साधारण अधिकरण कर दिया, ठीक है। 1978 के संशोधन ने संपत्ति के मौलिक अधिकार की साधारण अधिकार में परिणत कर दिया। 1985 के जो 52वें संशोधन ने दल बदल को वर्जित किया, ठीक है। 1992 के संविधान ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। 1990 में जो 2 में एक संशोधन हुआ था उसमें संवैधानिक दर्जा दिया पंचायती राज को, पंचायत में पावर आई थी, ठीक है, पंचायतों को पावर दी गई, क्योंकि पहले क्या होता था सेंटर अपना उसके पास अलग पावर थी, स्टेट्स के पास अलग पावर थी, बट स्टेट से लेके
उसके बाद उन्होंने अन्य शक्तियाँ किसको दी, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज, नगर पालिकाओं को। ठीक है, आज पंचायती राज एक अलग है, मतलब कि उनके पास एक सेपरेट पावर है, जो पंचायतें अपने चुनाव होते हैं, सरपंच होता है, ठीक है, गांव का जो मुखिया होता है, तो ये सब अपने गांव का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जैसे कि एक देश के विकास के लिए नीचे से ऊपर तक पूरा होना है, तभी एक देश का विकास होगा। ठीक है, तो गाँवों का भी एक तरह से विकास हो, वहाँ पे भी सारी चीज़ें पहुँच सके। ठीक है, जो सरकार की हैं वो सारी चीज़ें गाँव तक पहुँच सकें, जनता को सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल सके। जैसे कि अब गाँवों में तो हालत इतना ख़राब है कि वहाँ पे अभी जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सरपंच के थ्रू बहुत सारी काम हो रहे हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी है इधर, उनके लिए, महिलाओं के लिए वो बहुत कुछ काम कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारा जो उज्ज्वल योजना वगैरह है, तो वहाँ पे चूल्हे की जगह अभी गैस सिलेंडर्स आ गए, तो महिलाओं को काफ़ी राहत है वहाँ। तो ये सारी पॉलिसीज़ गाँव तक पहुँच सके, जो इसलिए तो इसमें एक सरपंच को एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो वो अपने गांव का विकास कर सकता है। ठीक है, जैसे देश का विकास, राज्य का विकास होता है, तो एक तरह से गांव का विकास होगा तभी एक राज्य का, और राज्य का तो पूरे देश का, क्योंकि ये पूरा संघों का राज्य, जो हमारा फर्स्ट यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं आर्टिकल 1 में, मतलब कि भारत संघों का राज्य है, राज्यों का संघ है भारत। मतलब सारे जो अगर राज्य मिलेंगे तभी एक इंडिया बनता है, भारत बनता है। तो अगर गांव में नहीं रहेंगे तो फिर कैसे भारत। तो इस वजह से हमें राज्यों में से निकाल के अन्य शक्तियाँ ली, जो अभी गांवों में पंचायती राज में पंचायत गांवों के लिए अलग शक्तियां हैं, पंचायती राज जो सेपरेट शक्तियां हैं उनके पास। उसके बाद 2003 के 91वें संशोधन में केंद्रीय व राज्य मंत्री परिषद में आकार को सीमित किया है। इसी वर्ष के 74वें संशोधन ने डोगरी, बोडो, संथाली व मैथिली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया है। अब जैसे अनुच्छेद 2003 में 91 संशोधन हुआ था, उसमें जैसे डोगरी भाषा हो गया, ठीक है, और ये मैथिली हो गया, बोडो हो गया, ये सब भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया है, इन भाषाओं को शामिल किया है। एक तरह से देखेंगे तो इस सिस्टम को कितना बदला है संशोधनों ने। ठीक है, एक बदलाव आया संविधान में, एक तरह से अनेक बदलाव आया, अनेक संशोधन की वजह से बहुत व्यवस्थाओं को बदला है। फिर 1973 में एक केशवानंद भारती केस आया था, सर्वोच्च न्यायालय ये व्यवस्था दी है कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता उसके आमूल ढांचे को बदले या विकृत करे। ठीक है, 1973 में एक केस आया था, केशवानंद भारती केस जिसको बोलते हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये था कि मतलब संविधान में से कोई भी संशोधन ना करो, ठीक है, नहीं किया जा सकता जो उसके आमूल ढांचे को, मतलब एक मूलभूत ढांचे को बदले। ठीक है, मूलभूत ढांचे को बदले, मूलभूत मतलब कि उसका एक जैसे कि प्रस्तावना, मूलभूत ढांचा, ठीक है, तो ये मूलभूत ढांचे को नहीं बदलता है। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक आदेश हैं उस पर संविधान, तो समय समय पर कार्यपालिका की ओर से आदेश जारी होते रहते हैं। ठीक है, जो संवैधानिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, कुछ मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं, कुछ बैकवर्ड्स के मतलब जो उसमें वेलफेयर के लिए उन चीज़ों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो बहुत सारे उथल पुथल चीज़ें होती रहती हैं। जैसे 1954 में राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग पर भारत के महालेख नियंत्रक परीक्षक के क्षेत्राधिकार को जम्मू कश्मीर पर लागू कर दिया गया। ठीक है, 1969 में राष्ट्रपति ने अपने आदेशानुसार पश्चिमी बंगाल राज्य में संकट काल की घोषणा की तथा वहां के सभापति को भी पदमुक्त कर दिया, जो अनुच्छेद 179C के प्रतिकूल था, क्योंकि विधानसभा भंग होने के बावजूद नई विधानसभा की पहली बैठक के समय तक सभापति अपने पद पर बना रहता है। संघ शासित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन भी राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश व निर्देशों के अनुसार चलता रहता है। तो ये प्रशासनिक आदेश है। ठीक है, फिर संसदीय कानून, आपको पता है ना संसद के कानून किस किस पे बना सकती है, संसद कोई भी बिल पास कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको बजट वगैरह सब संसद में पास होता है, मतलब लोकसभा में फर्स्ट जाता है।
जो जिससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था मतलब डिसाइड होती है, पूरी देश की इकोनॉमी, ठीक है। बजट एक तरह से पूरे देश को कहाँ कब कितना क्या खर्चा किस डिपार्टमेंट पे खर्च करना है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद संसद को ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य को उसका नाम चेंज कर सकती है, ठीक है। या जैसे कि एक राज्य से दो राज्य को बनाना, ये संसद का अधिकार है, संसद कानून बना सकती है इस पे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अभी इलाहाबाद का प्रयागराज किया है, तो ये सब चीज़ें, उसमें से आंध्र प्रदेश, उसमें से तेलंगाना, तो ये अलग अलग हमारा उसके ऊपर वो बना सकते हैं। संविधान की अनुच्छेदों की परिपूर्ति करनी तो समय समय पर संसद कानून बनाती है। उदाहरण के लिए 1952 के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव कानून के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति का कानून के अनुसार चुनाव किया जाता है। 1969 में राष्ट्रपति कानून बना, जिसमें ये व्यवस्था की गई कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश कार्यभार राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा, और यदि वह ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश ये काम करेगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए, मतलब कि उसके बीच में मृत्यु हो जाए या उसको एक तरह से डिसमिस कर दिया जाए, तो उसके पद पर कौन कार्य करेगा? न्यायाधीश, ठीक है। और या उसका कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करेगा, और या अगर वो उसका भी कोई मतलब क्या कहते हैं न्यायाधीश करेगा तो राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा, अगर ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो काम करेगा। 1969 में संसद ने न्यायाधीशों की जांच पड़ताल का कानून बनाया, जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया दी। महाभियोग एक तरह से उसको महाभियोग मतलब कि आप राष्ट्रपति को महाभियोग लगाना, उस पर हटा सकते हैं, ठीक है। तो 1969 में संसद ने कानून बनाया, ठीक है, जांच पड़ताल का कानून बनाया, जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया दी गई। संसद व राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम समय समय पर संशोधन के अनुसार किए जाते हैं। 1956 के अंतरजातीय जल विवाद कानून के अनुसार एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है। हाँ, स्थापना की जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर जो कि ये स्थापना जो की जाती है वो राज्यों के बीच नदियों के पानी के प्रयोग व वितरण संबंधी विवादों का निपटाता है। 1956 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो क्या था कि दो राज्यों के बीच जो जल विवाद है, ठीक है, उसकी समस्याओं का एक तरह से विवाद होता है तो उसको निपटाता है। ये अंतर जातीय जल विवाद कानून के अनुसार एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है, जो राज्य के बीच नदियों के पानी के प्रयोग एवं विवादों को निपटाता है। संसद अपने कानून से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है, ठीक है। संसद के 1962 के परिसीमन आयोग कानून के अनुसार परिसीमन आयोग का गठन होता है, जो लोकसभा व विधानसभाओं के लिए चुनाव क्षेत्र मानचित्र बनाता है। संसद के कानून उन धुंधले या खाली क्षेत्रों को भरते हैं जो संविधान के अनुच्छेद द्वारा स्थापित व्यवस्था स्पष्ट नहीं होती है। और भी हैं केसेस, जैसे कि 1973 के केशवानंद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी कि संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो उसके आमूल ढांचे में परिवर्तन हो। तो इस पे बहुत बहस भी हुई थी कि ये मूलभूत ढांचा क्या है, आमूलभूत ढांचा, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 1963 के बालाजी केस में न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों के कल्याण के लिए राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं या लोक सेवाओं में स्थानों का आरक्षण किया जाना चाहिए। 1963 में एक बालाजी केस था, उसमें जो हमारी जितनी भी मतलब कि सेक्शन और सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, वहाँ पे जो पिछड़े अन्य वर्गों के कल्याण के लिए तो राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षा जो संस्था है उसमें या लोक सेवाओं में स्थानों का इसमें क्या होना चाहिए? आरक्षण किया जाना चाहिए। फिर 1992 के इंदिरा साहनी या मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी निर्णय को बरकरार रखा। देन उसने प्रधानमंत्री बीपी सिंह के आदेश को वैध ठहराया, जिसे अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण का लाभ दिया, क्योंकि 225% आरक्षण की व्यवस्था चली आ रही थी, लेकिन उसने प्रधानमंत्री नरसिंह राव के आदेश को अवैध कर दिया, जिसके तहत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को अतिरिक्त
20% स्थानों का आरक्षण दिया गया। ये बहुत सारे वो हैं कि अनुच्छेद हैं जो आप पढ़ सकते हो, जो मेन हमने डिस्कस की हैं। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस हैं, प्रथाएं हैं, समय के साथ कुछ प्रथाएं बन जाती हैं, ठीक है, जिनका बार बार प्रयोग होने से बहुत मजबूत हो जाती है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, अब अगर हम देखा जाए ब्रिटेन में, इंग्लैंड में देखें तो वहाँ पे कन्वेंशंस हैं, प्रथाएं हैं, ठीक है, जो ये प्रथाएं ऐसा रूप ले लेती हैं जो एक तरह से वो संविधान की तरह, एक तरह से वो कहती है देश में इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो कानून की तरह पालन होता है, मतलब एक स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कि आप ब्रिटेन में देखो कि इंग्लैंड में एक रानी ही मतलब रहेगी, ठीक है, एक राजा, मतलब वहाँ पे एक जो मोनार्की सिस्टम है वो चला रहा है, ठीक है, कि क्वीन का बेटा, क्वीन की, मतलब वही सब एक तरह से हायरार्की सिस्टम है कि वहाँ पे एक क्वीन रहेगी, प्रथाएं हैं, ठीक है, रानी एक नाम मात्र की है वहाँ पे एक तरह से, ठीक है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री को कोई भी कोई भी चीज़ करना होगा तो वो उस पर साइन करेगी वो रानी, चाहे वो उसको पढ़ेगी नहीं या देखेगी नहीं, अगर उसने पढ़ भी लिया गलत भी है तो उसको मजबूर होके करना होगा, क्योंकि वहाँ पे एक प्रथा है कि बस रानी एक तरह से बैठी होनी चाहिए पपेट की तरह। जैसे कि हमारा यहाँ प्रेसिडेंट जो इतना रोल नहीं है, और यहाँ प्राइम मिनिस्टर का ज़्यादा रोल है, एक तरह से पपेट की तरह ही है यहाँ, ठीक है। तो कुछ प्रथाएं हैं जो कन्वेंशंस जो चली आती हैं, तो समय के साथ कुछ प्रथाएं जो बन जाती हैं, उनका बार बार प्रयोग होने से मतलब उसमें समाज में वो बहुत मजबूत हो जाती है। इन्हें संविधान के अलिखित नियम कहा जाता है, जो कि ब्रिटेन में है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसमें प्रथाएं हैं, ठीक है, बट हमारे यहाँ है ये लिखित संविधान में जो जो चीज़ लिखी है वो एक तरह से सब पे लागू होती है, ठीक है। इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध वो है लॉ, एक लॉयर है डाइसी, वो कहता है कि प्रथाओं का वही सम्मान होता है जो कानूनों का, क्योंकि लोग प्रथाओं का वही सम्मान होता है जो कानूनों का, क्योंकि लोग व्यवहार में दोनों के बीच अंतर नहीं समझते हैं। एक डाइसी हैं ब्रिटेन के, वो कहते हैं कि एक तरह से प्रथाओं का वही सम्मान होता है जो कानूनों का, ठीक है, क्योंकि लोग दोनों के बीच अंतर नहीं समझते हैं। प्रथाओं को भी लोग चलाते हैं। इंडिया में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रथाएं चलती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे तो जैसे घर में यही ट्रेडिशनल चलेगा, ट्रेडिशन, क्योंकि हमारी पहले के लोग ऐसे रहते थे तो हम भी ऐसे रहेंगे, आगे आने वाले भी लोग ऐसे रहेंगे, मतलब प्रथाओं पे चलना, ठीक है, एक तरह से वो। हर देश में संवैधानिक प्रथाओं की मान्य स्थिति को देखा जा सकता है। भारत में ऐसी बहुत सी प्रथाएं पक्की हो चुकी है। उदाहरण के लिए यदि राष्ट्रपति उत्तर भारत का है तो उपराष्ट्रपति साउथ इंडियन होना ही चाहिए। अब जैसे कि ये भी प्रथा हो रही है, जैसे कि अगर यहाँ का हमारा इंडिया का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, अगर वो नॉर्थ का होगा तो उपराष्ट्रपति साउथ का ही होगा, तो ये एक तरह से प्रथा है। तो एक तरह से ये इसमें भी एक तरह से कानून की तरह मूल मतलब स्ट्रांग हो चुकी है, ठीक है, एक देश में मतलब एक प्रथा भी एक स्ट्रांग हो चुकी है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसी विपक्षी दल का होना चाहिए, ठीक है। राज्यपाल किसी अन्य राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। अगर राज्यपाल है तो उस देश का राज्यपाल नागरिक नहीं होगा, मतलब एक नागरिक मीन्स उस देश का वो नहीं होगा, उस स्टेट का नहीं होगा, अदर स्टेट का ही राज्यपाल बनेगा, क्योंकि ये प्रथाएं चली आ रही हैं। राज्यपाल किसी अन्य राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। अन्य राज्य का निवासी होगा वही दूसरे में राज्यपाल बनेगा। तो वरिष्ठता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी चाहिए। मतलब वरिष्ठता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति करें। अगर वो सीनियर हो गया, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वो है, तभी वो एक तरह से न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, जज बनेगा, ठीक है, नियुक्ति की जानी चाहिए, उसी की नियुक्ति होगी। और ये जैसे और भी प्रथाएं हैं, जैसे कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। ये भी पहले रेलवे बजट आता है, बाद में सामान्य बजट आता है, और ये सबसे पहले लोकसभा में जाते हैं बजट, क्योंकि ये राज्यसभा में जरूरत नहीं है। जैसे अगर दो तरह के विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, मतलब कि सिंपल बिल और मनी बिल, ठीक है। तो सिंपल बिल है वो पहले एक तरह से लोकसभा में, उसमें राज्यसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में जाएगा, बट जो वित्त विधेयक है मनी बिल, उसको हम डायरेक्ट लोकसभा में पेश करते हैं, ठीक है। बट इसका प्रथाएं ये है कि वो फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही
लोकसभा में बजट पेश किया जाता है, तो ये भी एक इंडिया में प्रथा है। तो संविधान की लिखित प्रावधानों, मतलब ये जो अग्रणी प्रथाएं हैं, उसमें संविधान के लिखित प्रावधानों की मान्यता दी जाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान भारत का संविधान है, लेकिन अन्य तत्वों ने उसके प्रावधानों की अपने तरीकों से परिपूर्ति की है, अपने तरीकों से, ठीक है, जिसमें हमारी संवैधानिक व्यवस्था की रचना हुई है। तो हमारा सरोकार मात्र संविधान के मूल पाठ से नहीं है, बल्कि उसके अभिन्न रूप से संबंध अन्य तत्वों से भी है, जिनके अध्ययन के आधार पर भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की रचना हुई है। हमारे पास अब बहुत कम टाइम है, 15 मिनट्स बचे हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर रेज करना है इस टाइम, ठीक है। आप मुझे लिख भी सकते हो और उसके बाद आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। और तो इतना ही है आज के क्लास में। हमने क्या क्या पढ़ा, भारत का क्या मतलब जो संविधान है कैसे बना, कहाँ से कैसे कैसे कौन कंट्री से लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा इसकी फीचर्स क्या हैं, फीचर्स में हमने पढ़ा कैसे रिजिड फ्लेक्सिबल मतलब कठोर और लचीला संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था है, कैसे संघात्मक सरकार है बट एकात्मक भी है, ये भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमें ये पूरा बाई केमिकल जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, ये किया। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी मतलब न्यायपालिका की सर्वोच्चता, उसके बारे में हमने जाना। फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे ये राज्य के द्वारा लागू किए जाते हैं और ये वेलफेयर के लिए हमारे काम आते हैं। बस इसमें यही अंतर है, मौलिक अधिकार में हम कोर्ट में जा सकते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। ये भी एक तरह से हमारे अधिकारों के बारे में बात करते हैं। देन उसके बारे में हमने संघात्मक सरकार जो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पावर है, मतलब शक्तियों का विभाजन, कैसे केंद्र और राज्य और अन्य शक्तियों के विभाजन के बारे में, कैसे पंचायती राज वगैरह कैसे इंस्टीट्यूट ये स्ट्रॉन्ग हुए, ठीक है, अपने बारे में, गांव के बारे में, विकास के बारे में सोचने लगे, क्योंकि इनके पास अनेक पावर आएगी। बट जब इमरजेंसी पावर लग जाती, इमरजेंसी पावर जब देश में इमरजेंसी लग जाती है तो ये सारी पावर्स स्टेट और अन्य शक्तियां खत्म हो जाती हैं और पूरा जो स्ट्रॉन्ग वो सेंटर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें सेंटर के कंट्रोल में आ जाती हैं, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा लास्ट में हमारा सिंगल सिटीजन से पढ़ा हमने, उसमें कि हमारा हम चाहे हमारे जो 29 स्टेट्स हैं उसमें हम निवासी होते हैं, बट हम जब अगर हमको प्रेजेंट करना होगा, जैसे राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, अगर हमको प्रेजेंट करना है तो हम एक भारतीय नागरिक हैं, मतलब कि हम भारतीय हैं, ठीक है। तो एक तरह से सिंगल सिटीजनशिप ये होता है, आप एक तरह से भारत के नागरिक हैं, ये नहीं कि आप राज्य के नागरिक हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज की क्लास के लिए इतना ही।